अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा एनपीओ का क्वेश्चन है सीबीयू क्लब के नाम से। ये सीबीयू क्लब, मैं ये कहता होता हूँ कि सीबीयू क्लब वाला क्वेश्चन जो है ये एनपीओ से ज्यादा अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स के अच्छे कॉन्सेप्ट चेक किए गए, ऑल्दो बेसिक लेवल के हैं। अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट के थोड़ी सी उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर एडजस्टमेंट्स वो दी गई हैं जिसमें आपके अक्रूवल्स के कोई सैलरी पे नहीं की, कोई सैलरी एडवांस में पे कर दी, रेंट एडवांस में पे कर दिया, रेंट पे नहीं किया, इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया, नहीं पे किया। तो हमने यहाँ पर प्रीपेमेंट्स और जो आउटस्टैंडिंग है, जो पेएबल है, ये ज़्यादातर फाइंड आउट करनी है। उसके अलावा एक दो और एडजस्टमेंट्स भी हैं। तो इस क्वेश्चन को जी पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में उसने आपको एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, बस। ठीक हो गया। और डोंट फॉरगेट के ये क्वेश्चन ये सीव्यू क्लब जो है ये इसी साल शुरू हुआ है। इसका मतलब है इसके ज्यादातर ओपनिंग बैलेंसेस आपको ओपनिंग इन्वेंटरीज मिलेंगी नहीं मिलेंगे, ओपनिंग पेएबल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि साल शुरू इसी साल हो रहा है। तो इसलिए इसमें से जितने ओपनिंग बैलेंसेस है वो ज्यादातर हम जीरो लेंगे अगर हमें कहीं पर कैलकुलेट करने पड़ गए। पढ़ लेते हैं जी। इसमें कहते हैं रिसीव्यू क्लब स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 फरवरी 2015। डोंट फॉरगेट ये कब शुरू हो रहा है, 1 फरवरी 2015। और इसका ईयर एंड में अभी बता दूं 31 दिसंबर 2015 है। इसका मतलब है ये हमारे 11 माह बनते हैं। इसमें जो भी चीज हमने कैलकुलेट करनी होगी वो 11 माह के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, राइट जी। Sponsor of the club contributed rupees 50 million towards general fund for the start of operations and placed the amount in the bank। यानी ये इसका कैपिटल है। यानी वो कहता है कि हमने दूसरे लफ्जों में एक बिजनेस शुरू किया है 50,000 रुपए से। Following is the receipt and payment summary for the period from 1st Feb 2015 to 31st December 2015। कहता है जी उसके जो रिसीट एंड पेमेंट है, जो साल के दौरान कैश के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो ये है। तो पहले रिसीट देख लेते हैं। रिसीट साइड पर डोंट फॉरगेट, मैंने आपसे पहले भी एक दफा कहा था कि जो रिसीट एंड पेमेंट जस्ट अ मिनट, सॉरी आई हैड अ कॉल। अच्छा जी। तो जो इसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट की डोंट फॉरगेट रिसीट साइड के ऊपर आपको या इनकम्स मिलेंगी, या अगर किसी से हमने पैसे लिए हैं कैपिटल की सूरत में वो मिलेंगे, या अगर हमने कोई एसेट वगैरह बेच दिया है वो मिलेंगे, या अगर हमने कोई सेल्स वगैरह की है कैश के ऊपर वो मिलेंगे। यानी सेल्स भी वैसे इनकम में ही आ जाती। तो यहां पर आपको ज्यादातर चीजें या इनकम्स मिलेंगी, या अगर किसी से कैपिटल के थ्रू पैसा आ गया, या लायबिलिटीज के थ्रू अगर कोई पैसा आ गया, यानी अगर हमने लोन लिया है वो आपको यहां पर नजर आएगा। इसी देखे देखे सबसे पहले स्पॉन्सर्स कंट्रीब्यूशन 50,000, वो उसने ऊपर भी बता दिया। ये कैपिटल से कितना पैसा आया, 50,000। ज्वाइनिंग फीस है, ज्वाइनिंग फीस 20,800 रुपए की है, ये भी इनकम है। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स 29952, ये भी इनकम है। सेल्स ऑफ बेवरेज, ये भी इनकम है। यानी ये सारी की सारी यहाँ पर पहली कैपिटल है, बाकी तीनों इनकम्स है। अच्छा, इसमें से कितनी कितनी इनकम लेनी है ये अभी सवाल हमारा बाकी है, क्योंकि सेल ऑफ एवरेज इज नॉट एन इनकम। जाहिर है इसके हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये जो सब्सक्रिप्शन मिली है जरूरी नहीं है ये सारी की सारी सब्सक्रिप्शन जो है ये हमारी इनकम हो। मुमकिन है इसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हों, या इसकी आगे कोई और डिटेल्स दी हों, वो भी देख लेते हैं जाके। पेमेंट साइड पर आ जाए। पेमेंट साइड के ऊपर आपको या परचेज ऑफ एसेट्स नजर आएंगे, या एक्सपेंसेस नजर आएंगे, या पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज वगैरह नजर आएंगे। तो यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसीलिए मैं कहता होता हूं अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो इनकम साइड आपकी ये वाली साइड है, रिसीट साइड। तो रिसीट साइड से हम इनकम लेंगे, और अगर पेमेंट साइड है तो यहां से हमें एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। अच्छा जी, इसमें देखें जी पेमेंट साइड पर कहते हैं जी एक तो फर्नीचर हमने खरीदा है, एक वैन खरीदी है हमने, सैलरीज पे की हैं, ऊपर वाले दोनों नॉन करंट एसेट हैं,
नीचे सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, परचेज ऑफ बेवरेजेस, ये परचेजेस हुई हैं बेवरेजेस की, इसे अभी एक्सपेंस ही ट्रीट कर ले, लेकिन इसको हमने कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह कैलकुलेट करने के लिए ट्रीट करना होता है। एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड, तो ये भी हमने एक लैंड खरीदने के लिए एडवांस दिया, तो इसे भी नॉन करंट एसेट ट्रीट करेंगे। और बैलेंस ही इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, हम क्लोजिंग बैलेंस को करंट एसेट में एज कैश लिख देंगे जी। इसकी एडजस्टमेंट में चलते हैं। देखिए इसकी एडजस्टमेंट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट लगती हैं, लेकिन है नहीं होती। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगी। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो है ये हमारी है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। उसने सब्सक्रिप्शन को जरा हमें बताया कि किस तरह से मिली है, और यहां से हमें क्या चीज मिल सकती है, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले द ज्वाइनिंग फीस फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज ₹50,000। ज्वाइनिंग फीस जो है ये तो हमारी एज इट इज इनकम लिख देंगे हम। ज्वाइनिंग फीस जो है कि जब आपने क्लब ज्वाइन करना होता है तो इनिशियली जो पे की जाती है वो 50,000 है। इसके अलावा कहते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो 24,000 है पर मेंबर। एनुअल सब्सक्रिप्शन, एक बंदा एक साल की 24,000 रुपया एनुअल सब्सक्रिप्शन हमें देगा। ठीक हो गया जी। ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 years सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। इसका मतलब है, कहता है जी जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक साल की सब्सक्रिप्शन नहीं पे करेंगे, बल्कि 3 साल की पे करेंगे। इसका मतलब है मेरे लिए इस साल के अंदर अंदर वाली जो है वो मेरी इनकम है, इससे आगे जो होगी वो मेरे लिए क्या होगी, एडवांस होगी। लेकिन इसके बारे में उसने बताया जी नेक्स्ट, कहता है मेंबर्स ने इस तरह से हमें सब्सक्रिप्शन पे किया। कहता मार्च के महीने में 112 लोगों ने हमें सब्सक्रिप्शन दी है। जाहिर है 112 लोगों ने कितनी दी होगी, 3 साल की सब्सक्रिप्शन, यानी 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3 72,000। ठीक हो गया जी। तो मार्च के महीने में 112 लोगों ने मुझे 72,000 रुपया दिया है। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। कब दिया, मार्च में। मेरा साल कब खत्म होगा, दिसंबर में। इसका मतलब है मार्च से दिसंबर कितने बनते हैं, 10 माह। इस जो 3 साल की मुझे सब्सक्रिप्शन मिलेगी, यानी 36 माह की, उसमें से 10 माह की सब्सक्रिप्शन मेरी जो है वो कितनी, इस साल की है, बाकी जो होगी वो एडवांस होगी। तो मुझे इस पूरे सिनेरियो में दो चीजें मिलेंगी। इस साल में मुझे कितनी सब्सक्रिप्शन मिली, यानी इस साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं कितनी लूँ, प्लस जो एडवांस है वो कितनी। ठीक हो गए। तो मैं एडवांस भी निकाल सकता हूं। देखें एडवांस कैसे निकलती जाएगी, पहले में से मैं एडवांस निकाल लूंगा और इस साल की भी जो जून में मुझे 98 लोगों ने दिया 72,000 रुपया, वो जून में दिया, इसका मतलब है 7 माह का इस साल से रिलेटेड है, और जो बाकी के 36 में से 7 हैं वो एडवांस है। इसी तरह सितंबर में 101 लोगों ने मुझे 72,000 रुपया दिया। जाहिर है सितंबर में दिया है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 माह का इस साल से रिलेटेड है, और बाकी जो 32 माह है वो एडवांस होगी। और दिसंबर में भी इसी तरह से 1 माह की सब्सक्रिप्शन इस साल से रिलेटेड है, क्योंकि एक ही माह में, और बाकी जो 35 माह है वो एडवांस होंगे। तो मैं इन चारों से अभी हम इसका एक टेबल बना लेंगे, उसमें से मैं एडवांस भी निकाल लूंगा और इस साल की भी निकाल लूंगा। जो इस साल की है वो इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, और जो दूसरी है वो उधर चली जाएगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो बेशक साथ साथ भी निकाल लेते हैं, लेकिन चले बाद में देख लेते हैं अभी इसको, ये बल्कि साथ साथ निकाल लेते हैं। मैं इसको जरा आपको लेके चलता हूँ सब्सक्रिप्शन उसके एक्सेल के, वहां पर मैंने छोटी सी इसके लिए वर्किंग की तो हुई है, देख लेते हैं। ये आ गई जी। देखिए ये सब्सक्रिप्शन हमें, इसमें से मैंने आपको बताया मुझे दो चीजें चाहिए, एडवांस में कितनी मिली और इस साल में कितनी मिली। देखें टोटल जो लोग थे जो वहां पर नजर आ रहे थे, उनका जो टोटल है वो कितना बनते हैं, 416। और 416 लोग मुझे कितनी सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, 72,000 पे। इसका मतलब है इस साल में मुझे जो टोटल पैसे मिले, जो कि कैश रिसीट पेमेंट में भी नजर आ रहा है, रिसीट साइड पर भी, वो कितनी है, 29,952। 416 मल्टीप्लाई बाय 72। डोंट फॉरगेट, क्योंकि ऊपर 3 जीरो हटे हुए हैं, आपने भी 3 जीरो हटाकर इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी। टोटल मुझे सब्सक्रिप्शन मिली है 29,952।
लेकिन ये 29,952 जो इस साल में मुझे मिला, ये सारे का सारा इस साल का नहीं है, बल्कि इसमें से अगले सालों के भी हैं, क्योंकि उसने कहा हर बंदा 3 साल का मिनिमम हमें सब्सक्रिप्शन देगा। अच्छा, इसमें से अगर मैं इस साल का निकाल लूं तो जो बाकी होगा वो ज़ाहिर है मेरे लिए एडवांस होगा। तो मैं इस साल का निकाल लेता हूं। देखें इस साल का कैसे बोले, जो लोग मुझे मार्च में 112 लोग पैसे दे रहे हैं, वो कितने माह मेरे इस साल में है? 10 माह। और मैं निकाल लेता हूं कि पर मंथ मेरी सब्सक्रिप्शन कितनी है। पर मंथ सब्सक्रिप्शन कैसे पता चलेगा? टोटल 72,000 मुझे सब्सक्रिप्शन मिली, और ये कितने माह के लिए? 36 माह के लिए। तो इसका मतलब है हर माह में मुझे 2,000 रुपया या 2 रुपए मुझे सब्सक्रिप्शन मिल रही है। तो अगर 72,000 डिवाइडेड बाय 36, 2,000 रुपया मुझे हर साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। इसका मतलब है मैं इस साल में अगर निकालना चाहूं तो 112 लोगों ने मार्च में मुझे सब्सक्रिप्शन दी, और कितनी दी? 2,000। और मेरे काम की कितनी है इस माह में? 10 माह। तो मैं इनका टोटल करूंगा तो वो कितना बन जाएगा? 2240। इसी तरह जिन्होंने जून में ली है, जून वाले 98 लोग, ये 7 माह मेरे काम के थे, हर माह 2,000 मिला होगा, तो इतनी सब्सक्रिप्शन इस साल से रिलेटेड है। जिन्होंने सितंबर में ली, सितंबर में 101 लोगों ने 4 माह के लिए मुझे सब्सक्रिप्शन दी और 2,000 रुपये पर है, तो इसका मतलब है 808 इस साल से रिलेटेड है। 105 लोग जो दिसंबर में जिन्होंने दी, वो ज़ाहिर है 1 माह की थी, वो मल्टीप्लाई बाय 2,000, तो ये 210 हो गए। तो मैं कह सकता हूं ये जो बॉक्स में हमें नजर आ रही है, ये इस साल से रिलेटेड है। हर साल की मल्टीप्लाई बाय हर साल की सब्सक्रिप्शन मल्टीप्लाई बाय उसके जितने भी एम्प्लॉइज थे, सॉरी मेंबर्स थे। तो मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय मंथ्स मल्टीप्लाई बाय पर मंथ सब्सक्रिप्शन। पर मंथ कैसे निकली? टोटल सब्सक्रिप्शन डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स। 3 साल के मैंने मंथ्स निकाल लिए 36, राइट जी। तो इस साल की सब्सक्रिप्शन जब निकल आई तो इसका मतलब है टोटल 29,952 थी, इसमें से 4630 जो थी ये इस साल की है। तो करंट ईयर की जो हम मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन इनकम, वो कितनी होगी? 4630 रुपए। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो करंट ईयर याद रखिएगा, करंट ईयर में 4630 रुपए जाएंगे, राइट जी। बाकी जो बची 25,322, 29,952 टोटल है, इसमें से इस साल की मैं निकाल दूं, बाकी 25,322 जो है ये मेरी एडवांस में है, लाइबिलिटी है। अच्छा, ये इसमें को भी मैंने करंट और नॉन करंट में पोर्शन करना है अभी। तो 25,322 में से मेरी जो 12 माह की है वो कितनी है जी? ये देखिए, करंट लाइबिलिटी अगर मैं इसमें से निकालनी हो तो करंट लाइबिलिटी 416 टोटल मेंबर्स थे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 जो 12 माह के लिए, तो वो कितनी बन जाएगी? 9984। इसको अगर आप मजीद मल्टीप्लाई बाय 12 भी करें इसको, क्योंकि फिर 12 माह की आपके पास डिप्रिसिएशन और सॉरी सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट ईयर ड्यू होगी वो 12 माह की होगी ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? टोटल मेंबर जितने हैं मल्टीप्लाई बाय पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, 12 माह की जो नेक्स्ट 12 माह की सब्सक्रिप्शन है वो कितनी होगी? 12 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल, इतनी मुझे अगले साल में मिलेगी। उसको मैंने करंट में लिख दिया, जो बाकी बच जाएगी वो नॉन करंट हो जाएगी मेरी। तो सब्सक्रिप्शन चूंकि 3 साल से रिलेटेड थी, इसलिए मुझे जो अगले 2 साल की है वो करंट और नॉन करंट में अपोर्शन करनी थी। तो उसमें से करंट पोर्शन मैंने निकाल लिया, नॉन करंट ऑटोमेटिकली निकल आएगा जी, राइट जी। तो मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं, टोटल सब्सक्रिप्शन इतनी मिली थी, ये रिसीट साइड पर भी नजर आ रही, वैसे भी कैलकुलेट की जा सकती है। टोटल मेंबर 416 मल्टीप्लाई बाय हर मेंबर ने 72,000 रुपए दिए, तो इतनी निकल आएगी आपके पास। अच्छा, इसमें से मुझे इस माह की निकालनी थी, इस माह के लिए उसने इंफॉर्मेशन दी हुई थी, ये मार्च में मिली थी, इसका मतलब है 10 माह मल्टीप्लाई बाय 2, ये 7 माह, ये 4 माह, ये 1 माह मल्टीप्लाई बाय 2000 पर मंथ वाली निकाल के, ये मेरी उस साल की निकल आएगी। बाकी लाइबिलिटी इतनी है। इस लाइबिलिटी को भी अगर मैंने करंट और नॉन करंट में पोर्शन करना है तो इसमें से जो अगले साल की है वो कितनी है? जाहिर है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय अगले साल की सब्सक्रिप्शन विच इज 2000 पर मंथ, तो वो भी मेरे पास आ जाएगी। तो बाकी बचेगी वो जाहिर है फिर नॉन करंट में आ जाएगी। तो
टोटल जो इस पूरे एडजस्टमेंट से मुझे चीजें चाहिए थी, वो मुझे चाहिए थी करंट ईयर में मैं इनकम कितनी लिखूं, करंट लायबिलिटी कितनी लिखूं और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी लिखूं। वो मैंने तीनों कैलकुलेट कर लेंगे इंशाल्लाह। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उधर हमें ये पता चल जाएगा जी। ले जी, अब मैं वापस आपको क्वेश्चन में लेके चलता हूं फिर भी कुछ। नेक्स्ट काम जी। The club sells beverages at a gross profit margin of 20%. All sales are billed in the first week of the next month and the payment is received in the same month. Sale of the beverage during December 2015 amounted to rupees 150. ठीक हो गया जी। कहता है जी जो सेल होती है वो 20% मार्जिन पर बेचता है। आई होप आपको मार्जिन का पता है। मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी सेल का 20%। इसका मतलब है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 80% होगी। हाँ, उसने कहा कि हर जो सेल है, जब वो सेल होती है तो वो उसका बिल अगले माह में हमें मिलता है। इसका मतलब है ये अक्सर इस तरह से बताता है कि अगले माह में जाकर हमने कोई एक्सपेंस पे किया या अगले माह में जाकर सेल मिली। तो ऐसी सूरत में फिर मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी सूरत में यहां से जो इसका मतलब है जो इससे आखिरी महीना होगा दिसंबर वाला, वो हमारा ड्यू होगा। सेल कहता है जी 150 रुपए की अगले माह में बिल होनी थी। इसका मतलब है इस साल की सेल उसने खुद बता दी 150। अगर मैं वापस जाऊं रिसीट एंड पेमेंट में तो सेल मुझे नजर आ रही है 1500 रुपए की। इसका मतलब है ये 1500 रुपए जो है इसमें दिसंबर की सेल्स अभी शामिल नहीं है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसमें दिसंबर वाली सेल भी ये 150 उसने बता दिया है, ये मैं शामिल कर दूंगा। तो मेरी जो सेल नजर आ रही है आपको 1500 की, वो 1500 की नहीं है बल्कि 1650 रुपए की होगी। ठीक हो गया जी। और उसने बताया कि ये 20% मार्जिन पर बिकती है। इसका मतलब है मैं 1650 का 20% ले लूंगा तो उतना प्रॉफिट मेरा हुआ होगा। तो जब मैं लिखूंगा तो मैं प्रॉफिट लिखूंगा, मैं सेल नहीं लिखूंगा। इसका भी देख लेते हैं ये भी। फिर वो कहता है जी 25% ऑफ द टोटल परचेजेस ऑफ द बेवरेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर रिमेन्ड अनसोल्ड। ये भी उसने बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक चूंकि नहीं बताया होगा ना कहीं पर भी, तो ये उसका तरीका है बताने का कि जो परचेजेस टोटल हमारी हुई होंगी, टोटल परचेजेस, उसका 25% जो है वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक हो गया जी। तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे जब हम परचेज, जाहिर है चूंकि अभी यहाँ पर परचेजेस नहीं दी हुई, ये परचेजेस जो दी हुई हैं ये परचेजेस कैश की हैं, ये टोटल नहीं है। मुमकिन है इसमें अभी उधार वाली भी कोई हो, लेकिन वो निकाली जा सकती हैं। वो कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं फिर से आपको एक्सेल में लेके जाना चाहता हूं और वहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये वो यहाँ पर क्या बताना चाहता है। देखिए जी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें उसने सेल्स दी हुई हैं, सेल्स उसने बताई हुई थी 1500 रुपए की, लेकिन उसने बताया था कि इसमें 150 अभी शामिल नहीं है, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। तो सेल्स मेरी दरअसल कितनी है, 1650 रुपए की। राइट जी। ये जो 1650 रुपए की सेल्स है ये मेरा प्रॉफिट नहीं है। मेरा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट उसने कहा है कि इसका 20% है, इसका 20%, इसका 20% अगर मैं प्रॉफिट निकाल लूं तो वो बनेगा जी 1650 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो मैं कहूंगा मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 330 रुपए का। तो जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो वहां पर मैं प्रॉफिट कितना लिखूंगा, 330 रुपए का। ये याद रखिएगा। अभी मैं सिर्फ वर्किंग्स कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको अभी उधर सारी चीजें लिख लेते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। उसने कहा जी कि क्लोजिंग स्टॉक भी तो मुझे चाहिए होता है ना, मेरा करंट एसेट है। बाकी तो मुझे कोई चीज नहीं है, मुझे प्रॉफिट चाहिए था वो आ गया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं इसको निकाल सकता हूं कैसे, ऐसे जी देखिए, ये प्रॉफिट कैसे निकलते हैं मुझे पता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मेरे पास ना ओपनिंग इन्वेंट्री है, ना परचेजेस है, ना क्लोजिंग स्टॉक है, ना कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इसे, कॉस्ट ऑफ सेल निकल सकती है। वो कैसे मुझे पता है, ये जो 1650 है ये कहता है 20% मार्जिन पर बिकता है। वो कितना है, 330। इसका मतलब है जो कॉस्ट ऑफ सेल होती है वो क्या होती है, ये और इन दोनों का डिफरेंस। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना आएगा जी, 1650 माइनस 330, वो कितना आ जाएगा, 1320। तो मैं कहूंगा मेरी कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो कितनी है जी, वो है 1320 रुपए। अच्छा, अब ये जो 1320 रुपए है, ये 1320 रुपए
मेरी परचेजेस कैलकुलेट करने के काम आ सकती है और क्लोजिंग स्टॉक। उसने कहा हुआ है कि ये जो 1320 है, ये इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकली हुई है कितनी, 25%, क्योंकि उसने ये देखिए क्वेश्चन में बताया था, अगर आपको याद हो, मैं वापस लेके जाऊं अगर आपको, उसने बताया क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, 25% है। इसका मतलब है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल जो है ये कितनी होगी, ये 75% होगी। ठीक हो गया। तो मैं वापस लेके जाऊं अगर आपको, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो दरअसल 320 का, ये जो 1320 है, क्योंकि ये सारी की सारी परचेजेस है ना, ओपनिंग स्टॉक तो है कोई नहीं। अगर ओपनिंग स्टॉक भी होता तो मैं कहता ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस उसमें से ये निकला तो ये होना था, राइट जी। तो मैं कह सकता हूं कि 1320 जो है ये मेरी सारी की सारी परचेजेस है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं। इसका मतलब है परचेजेस में से 25% निकला हुआ है, तो तब कॉस्ट ऑफ सेल आया है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना होगा जी, 1320 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ये लें जी। तो मैं कह सकता हूँ मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है, वो 13,330 रुपये होगा जी। मैं अभी जी अजान सुन लें। तो ना, नो नो नो, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो चला था। अच्छा, क्योंकि ये 1320 जो है इसमें से 25% निकला हुआ है, इसका मतलब है ये 1320 अब 75% है। तो मैं कह सकता हूं जी कि अगर ये जो 1320 है ये मेरा 75% है, तो इसका 100% कितना होगा, वो परचेजेस बन जाएंगी मेरी। 100 डिवाइडेड बाय 75। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी जो परचेजेस थी वो कितनी है, 1760 रुपए की। ये लीजिए, ये देखें कैसे चल रहा है ये सिनेरियो। देखें, सेल सिर्फ दी हुई थी, सिर्फ सेल्स दी हुई थी। अब सेल्स का उसने कहा हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना है, 20% उसका ये है। अब ये 20% मार्जिन पर बिकती है, इसका मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट निकल आया तो कॉस्ट ऑफ सेल भी निकल आएगी। जो कॉस्ट ऑफ सेल है ये दरअसल मेरी परचेजेस का 75% है, क्योंकि उसने कहा हुआ है जो कॉस्ट ऑफ सेल होती है ये क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक जो कि जीरो है, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ये। इसका मतलब है यहां से ये 25% निकला हुआ है, ये जो है ये 25% है यहाँ पर। मैं कह सकता हूं कि ये दरअसल 25% था। तो 25% है, तो इसका मतलब है ये फिर कितना होगा, ये 100% होगा, राइट जी। मैं कह सकता हूँ इसमें से ये निकला है तो ये है, इसका मतलब है 100 में से 25% निकला होगा तो ये 75% होगा। अगर 1320 किसी चीज का 75% है तो परचेजेस कितनी होंगी फिर, 100%। तो 1320 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70, तो मेरी टोटल परचेजेस कितनी है, 1760। इसका मतलब है मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना होगा, 440 रुपए का जी। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से मैंने इसको सॉल्व कर लिया जी। तो अब ये देखें जी, मेरी जो चाहिए, डोंट फॉरगेट मुझे ये चाहिए एज नॉन करंट एसेट। अच्छा, इसमें एक और चीज भी अभी देख लें, मेरी टोटल परचेजेस कितनी नजर आ रही है, 1760 रुपए की। जबकि अगर मैं आपको लेके जाऊं बुक में, तो जो मेरा कैश नजर आ रहा है, कैश पर परचेजेस नजर आ रही हैं, वो देखें कितनी है, 1367 की। इसका मतलब है बाकी जो है वो उधार पर होंगे, तो पेएबल भी इसका मतलब है हमारे निकल सकते हैं, 1760 मल्टीप्लाई सॉरी माइनस 1367। तो ये भी अभी मैं साथ उधर ही कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए, कि जब हम ये 1760 जो है इसमें से आप 1760 माइनस कितनी थी जी वो, सॉरी, वापस चले जाते हैं, 1367। राइट जी। तो इसका मतलब है मेरे जो पेएबल होंगे वो कितने होंगे, 392।
3। तो ये भी याद रखिएगा, जब हम पेएबल लिखने लगेंगे तो पेएबल फॉर बेवरेजेस जो हैं वो इतने होंगे। तो सिर्फ मैं इसलिए कहता हूँ जो रिसीट एंड पेमेंट में लिखी होती है वो फाइनल चीजें नहीं होती, वो सारी कैश पर होती है। मुमकिन है इसमें से अभी कुछ उधार पर भी हो। तो इस पूरे सिनेरियो में से जो मुझे ये पूरा सिनेरियो जो होता है, इसमें से नॉर्मली जो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो प्रॉफिट चाहिए मुझे, इनकम मैं लिखूंगा इसका। दूसरा मुझे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है, वैसे नॉर्मली उसने खुद दिया होता है, लेकिन यहां नहीं दिया था, हमने उसे कैलकुलेट कर लिया और इसे हम ये लिख देंगे। तीसरी जो चीज हमें चाहिए थी वो पेएबल थे, क्लोजिंग पेएबल। वो वैसे मुझे नॉर्मली दिए होते हैं, लेकिन इस केस में नहीं दिए हुए थे, वो भी मैं निकाल सकता हूँ। मेरी टोटल परचेजेस 1760 की, जबकि उसमें से कहता था 1367 जो है वो कैश पर है, इसका मतलब है बाकी उधार पर हूं। ले जी, अब मैं वापस आपको लेके जाना चाहता हूं बुक में जी। हियर वी गो जी। अब आ जाए जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं जी। ये सारी एडजस्टमेंट हमारे काम आगे इंशाल्लाह आ जाएंगे जी। नेक्स्ट, वंस अगेन सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। देखें, ये हमेशा जब भी इस तरह की सिचुएशन आए ना, अक्सर आपको भी पेपर में नजर आ सकती है। सैलरीज आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब होता है, जाहिर है, जो आखिरी हर माह अगले माह पे हो रही, हर माह की अगले माह पे हो रही। तो इसका मतलब है जो दिसंबर हमारा होगा उसकी अभी सैलरी पे नहीं हुई होगी, वो अगले माह पे होनी। हमारा साल लेकिन खत्म हो गया। तो ये उसका एक तरीका है बताने का कि हमारी जो सैलरीज हैं वो एक माह की अभी आउटस्टैंडिंग हैं। तो ये सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ का मतलब है कि हमारी सैलरीज एक माह की अभी आउटस्टैंडिंग है जो पे होनी है, इसका मतलब है। लेकिन वो कितनी है ये देख लेते हैं। The amount of salaries includes an advance of amount 10 रुपए paid to an employee on 1 December 2015। कहते हैं जी, एक एम्प्लॉय को हमने 10 रुपए एडवांस की सैलरी पे की हुई है जी। एडवांस है, कहते हैं जी 1 फरवरी 2016 को पेएबल है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में हमें वापस मिल जाएगा। इसका मतलब है जी, एक तो ये जो 10 रुपए हैं ये मेरे जो एडवांस सैलरी हमने पे की हुई है, ये मेरे लिए एसेट है क्योंकि मैंने एडवांस में पे की हुई है। फिर मुझे ये चाहिए कि सैलरी जो एक माह दिसंबर की है वो पेएबल कितनी है। तो उसके लिए सादा सा रूल ये देखें, आप पेमेंट में जाएं, आपको सैलरीज नजर आ रही है कितनी, 1000 रुपए की। मैं जरा आपको एक्सेल में लेके जाना चाहता हूँ जी। ये कैसे, अक्सर ये सिनेरियो आएगा, इसके लिए अभी इसको समझ लें, सैलरीज कैसे लिखी जाएंगी। सैलरीज देखें, सैलरीज जो है 1000 रुपए की जो है वो टोटल पे की हुई है। कितने माह के लिए, हमारे टोटल 11 माह। हर माह अगले माह पे होता है, इसका मतलब है ये 11 माह की नहीं है बल्कि 10 माह की है। लेकिन इसमें से 10 रुपए जो है वो एडवांस में पे हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल जो सैलरी पे हुई है 10 माह की वो कितनी है, 990 रुपए। 990 रुपए अगर 10 माह की सैलरी है तो इसका मतलब है एक माह की कितनी होगी, 99 रुपीज। तो इसका मतलब है जो दिसंबर की सैलरी पेएबल है वो कितनी है, 99 की। मैं फिर से बता दूं, अक्सर ये सिनेरियो नजर आएगा आपको, सैलरीज दी होंगी ऊपर पे और कह देगा किसी एक सैलरी एक माह की नहीं पे की, आखिरी माह की। तो हम देखेंगे कब से हमने साल शुरू किया। इस केस में हमारे 11 माह का साल है। डोंट फॉरगेट 1 फरवरी को हमारा साल शुरू हो रहा है। तो 1 फेब को शुरू हो रहा है, इसका मतलब है हर माह की सैलरी अगले माह पे हो रही है। इसका मतलब है 11 के 11 पे नहीं हुए बल्कि दिसंबर की अभी रहती है। इसका मतलब है ये जो आपको सैलरी नजर आ रही थी 1000 रुपए की, इसमें से 10 रुपए तो कहते हैं कि बंदे को एडवांस दिया होगा। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ मेरी टोटल जो सैलरी पे हुई है वो 990 रुपए बनती थी। 990 10 माह की सैलरी है, इसका मतलब है एक माह की सैलरी और रहती है। तो ये मैं कह सकता हूँ इस एडजस्टमेंट को अगर मैं इस तरह से पढ़ूं, ये जो अभी मैं आपके सामने एडजस्टमेंट आती है जी, ये सैलरी वाली, मैं अगर इसको यूं पढ़ लूं कि सैलरी ऑफ 99 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एंड 10 रुपीज वर पेड इन एडवांस। तो हम क्या करते, एडवांस जो है 10 रुपए का उसमें से निकाल देते और उसको अपना एसेट बना लेते, और जो 99 की सैलरी है वो उस सैलरी में ऊपर वाली में ऐड कर देंगे और उसको अपनी लाइबिलिटी भी बना ले। राइट जी, इसमें सिर्फ आपने ये करना है। जब हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी कर। फिर वो कहता है जी, रेंट फॉर 3 years वाज पेड इन एडवांस ऑन 1 फरवरी 2015।
आते ही सबसे पहले कहता है जी 11 माह का है, 3 साल के लिए हमने रेंट पे कर दिया। इसका मतलब है वंस अगेन हम रेंट में जरा जाते हैं जी। ये देखें रेंट आपको नजर आ रहा है 3600 रुपए का। ये 3600 रुपए कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल का क्या मतलब है? 36 माह। 36 माह का रेंट है, इसका मतलब है मैं कह सकता हूं हर माह कितना रेंट होगा? 100 रुपया। तो मैं निकाल सकता हूं मेरे प्रीपेड कितने होंगे। इस माह में, इस साल में कितने थे? 11 माह। तो 11 माह जो मैं अभी आपको जी वंस अगेन वहां लेके जाता हूं जी। अब जरा रेंट को भी देख लेते हैं जी, रेंट कैसे करेंगे जी। रेंट जो है वो कहता है जी टोटल है 3600 रुपए का, लेकिन कितने माह के लिए? 36 माह के लिए। तो अगर मैं इसको कहूं कि मैंने इस माह में मेरा रेंट कितना होगा, मुझे तो इस माह में पहले चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई बाई 11 कर दूंगा। तो जो इस माह का रेंट होगा वो कितना होगा? 1100 रुपया जी। हर माह का 100 रुपया ना, 1100 रुपया। और बाकी जो है 3600 में से 1100 निकल गया, बाकी 2500 बचा। जो 2500 है ये मेरा एडवांस में मैंने प्रीपेड है। अच्छा, इस प्रीपेमेंट्स में भी मैं देख लेता हूं कि वंस अगेन इसको भी आप देखें करंट और नॉन करंट में कर सकते हैं। इस 1200 में, इस 2500 में से जो कि 100 रुपया पर मंथ है, अगले साल ही कितना ड्यू है? 1200 रुपया। और फिर जो बाकी बचेगा 1300 रुपया, वो उससे अगले साल में चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ये करंट ईयर की मेरी इनकम है। 3600 टोटल रेंट पे किया, उसमें से 1100 रुपया एडवांस है। सॉरी, 1100 रुपया इस साल की मेरी इनकम बन गई। 11 मैंने 11 माह यूज कर लिया ना, तो 1100 मेरी इनकम बन, सॉरी मेरा एक्सपेंस हो गया। सॉरी, इसको एक्सपेंस लिखें, करंट ईयर एक्सपेंस। 1100 रुपए का करंट ईयर एक्सपेंस हो गया। बाकी बचा 2500। उसमें से ये 2500 प्रीपेमेंट है। अब प्रीपेमेंट में से करंट एसेट कितना और नॉन करंट एसेट कितना है? करंट एसेट वो है जो अगले साल में ही हम इसको अपना एक्सपेंस बना लेंगे, डिप्रिशिएट हो जाएगा, यानी अगले साल में एक्सपेंस हो जाएगा। वो कितना है? जाहिर है अगर एक माह का 100 रुपया है, तो अगले 12 माह में कितना बन जाएगा? 1200। और बाकी कितना बच गया? 1300 रुपया। टोटल 3600 है ना, 3600 में से 1300 रुपया ये है, और बाकी कितना हो जाएगा जी? सॉरी, 2300 का, नहीं, ये 2300 है, बाकी 1300 ही होगा। तो 23 जो होगा ये नॉन करंट होगा, नॉन करंट। और ये राइट जी। तो जब हम रेंट के बारे में लिखने लगेंगे, तो रेंट के बारे में बताऊंगा कि 1100 रुपया मेरा एक्सपेंस होगा, 1200 रुपया प्रीपेमेंट शॉर्ट टर्म में है, और 1300 रुपया नॉन करंट लॉन्ग टर्म में। राइट जी। चल जी, चलते हैं जी हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। कहते हैं जी प्रेजेंटली द क्लब इज ऑपरेटिंग ऑन रेंटल प्रेमिसेस, हाउएवर अ प्लॉट ऑफ लैंड हैज बीन परचेज्ड on which construction would commence shortly. Title of the land would be transferred after completion of the legal formalities. ठीक है, चलें, वो तो इसने बताया जी। जब इसके बारे में चूंकि कुछ नहीं बताया, जब खरीदेंगे तब हम लिख लेंगे। अच्छा जी, है भी कुछ एडजस्टमेंट समझ। Payment for utilities includes security deposit paid to utility companies amounting to ₹20। देखिए, अगर कोई एडवांस आपने पे किया, फॉर एग्जांपल आपने मीटर लगवाने के लिए एडवांस दे दिया, ये वो होता है जो आपको वापस मिल जाना होता है, प्री पेमेंट से। तो इसको तो आपने अपना एक्सपेंस लिखना है, सॉरी अपना एसेट लिखना है। ठीक हो गया। तो जो यूटिलिटी बिल का एक्सपेंस है उसमें जो 20 रुपए हैं, ये तो हमारा एडवांस प्रीपेड है। इसके साथ ही वही जो उसने पीछे बताया था सैलरीज के बारे में, उसने बताया यूटिलिटी बिल जो है हर अगले माह की 7 तारीख को पे किया जाए। इसका मतलब है दिसंबर का इसमें भी पे नहीं हुआ होगा। वंस अगेन बिल्कुल वैसे ही हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे हमने सैलरीज पे की थी। यूटिलिटीज देख लेते हैं, यूटिलिटीज कितनी है जी? 570। 570 में से 20 रुपए तो हैं एडवांस के, वो निकाल देते हैं। तो बाकी बचा 550। 550 कितने माह की है? 10 माह की। तो इसका मतलब है एक माह की कितनी होगी? 55 रुपए। तो मैं कह सकता हूं हम बिल्कुल जैसे मैंने सैलरीज कैलकुलेट की थी, बिल्कुल वैसे ही ये कैलकुलेट होगी। तो
570 टोटल यूटिलिटी बिल पे किया, इसमें से 20 रुपए जो एडवांस पे किया वो निकाल के उसे हम अपना एसेट बना लेंगे। एक्सपेंस यूटिलिटीज का कितना, 550 का। उसने कहा जी ये 550 11 माह का नहीं है बल्कि 10 माह का है। इसका मतलब है एक माह का कितना होगा, ये 550 डिवाइडेड बाय 10, 55। उस 55 को हम अपनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बना लेंगे और लाइबिलिटी भी बना लेंगे जी। राइट जी, तो यूटिलिटी 550, इसमें 20 रुपए माइनस और 55 रुपए ऐड कर देंगे और उसी 55 रुपए को अपनी लाइबिलिटी भी बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाए, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1 Feb 2015 कवरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। देखिए अगर 1 Feb को पे किया है, इसका मतलब है ये 1 Feb 2016 तक पे किया। ठीक हो गया जी। इसका मतलब है मेरा जो एक माह जो है वो आपने प्रीपे कर दिया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम है कितना, वो भी कहीं पर नजर आ रही है, इंश्योरेंस नजर आ जाएगी यहाँ पर। ये देखिए इंश्योरेंस कितनी है, 120। 120 जो है ये 12 माह के लिए उसने पे किया, लेकिन हमारे काम की कितनी है, 11 माह की। तो 120 डिवाइडेड बाय 12, इसका मतलब है 10 रुपए पर मंथ है। इसमें से इसका मतलब है 10 रुपए जो है वो प्रीपेड है। तो ये दरअसल उसमें उसने नीचे ये बताने की कोशिश की कि इस 120 रुपए में 10 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस है, वो निकाल कर उसको अपना एसेट बना लेंगे। राइट जी, उसमें भी चले जाते हैं। Next, Arjun. Repair and maintenance includes an advance of ₹100 paid to contractor for construction of parking shed. Parking shed एक asset है, ठीक हो गया जी। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेकिन एसेट है, तो इसका मतलब है जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऊपर आपको नजर आ रही है उसमें 100 रुपया निकालकर हम उसको अपना नॉन करंट एसेट बनाएंगे और उतने से अपना एक्सपेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कम करेंगे। दूसरा, रिपेयर बिल अमाउंटेड टू ₹7,000 वर आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड। साथ ये 7,000 रुपया उसमें ऐड भी कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो दरअसल उसने ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में बताया कि ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऊपर आपको नजर आ रहा है ये 275 का, इस 275 में 100 रुपया जो है वो हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का नहीं है बल्कि एक शेड तमीर करना था उसके लिए दिया हुआ था। तो अकाउंटेंट ने गलती से इसमें लिख दिया, तो हम इसमें से निकाल कर पहले तो उसे अपना एसेट बनाएंगे। बाकी कितना बचेगा, 175। इस 175 में भी कहता है अभी 7 रुपए मजीद रहते हैं, वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड एक चीज एडवांस से है और एक चीज पेबल से है। तो वो भी हम जब इसको लिखने लगेंगे तो लिखेंगे 275 माइनस 100 प्लस 7, और वो जो 100 है उसको हम अपना एसेट शो करेंगे क्योंकि शेड के लिए हमने एडवांस में दिया, और जो 7 रुपए है उसे अपनी लाइबिलिटी शो करेंगे क्योंकि वो अभी भी पेएबल है। तो वो भी देख लेते हैं जी नीचे जाके कहीं। और आखिर में उसने कहा जी जो फर्नीचर आपको नजर आ रहा है वो हमने 1 फरवरी 2015 को खरीदा था, और वैन भी 1 फरवरी 2015 को खरीदी है। ये दोनों जो हैं इनके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% और 20% ली जाएगी। वो तो खैर ऊपर नजर आ रहे हैं हमें, जो वैन और नजर आई है जी, वैन और फर्नीचर है 1200 और 1500 की, ये भी 10% पर और ये भी 20% पर डेप्रिशिएट हो जाएगा। इसकी इन दोनों की डेप्रिसिएशन लेकर एक्सपेंस बना लेंगे, और वही जब हम एसेट लिखने लगेंगे तो इनमें से माइनस भी कर दी जाएगी। इसकी जो मैं कैलकुलेशन थी वो सारी आपके सामने कर दी। अब मैं आपके सामने जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसने आपके सामने रखा है। ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखिए आपके सामने 3 इनकम्स थी। ये इनकम मैं फिर से बता दूं, रसीट साइड ऑफ दी कैश, जो रिसीट एंड पेमेंट है वहां से मिलेंगी। वहां पर ज्वाइनिंग फीस दी हुई है, एज इट इज लिख देंगे। उसने बताया था कि ये हमारा इनकम है, एज इट इज लिख देंगे। जो सब्सक्रिप्शन है वो उसने आपको पता है दी ज्यादा हुई थी, लेकिन हमने इसकी सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट की थी 4630। अगर मैं आपको लेके जाऊं जी, ये देखें ये वाली जो सब हमने, आपको याद होगा जी सब्सक्रिप्शन उसने रिसीट एंड पेमेंट में इतनी दी थी, लेकिन ये 3 साल की है। इसमें से मैंने 1 साल की निकाल के, मुझे जो 1 साल की है वो चाहिए सब्सक्रिप्शन में, वो मैंने उधर लिख दी है। उसका एक तरीका सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करवाने का वो मैंने उधर लिख दिया। तो सब्सक्रिप्शन आपको ये वाली उधर नजर आ रही है जी। राइट जी। प्रॉफिट फ्रॉम बेवरेजेस, ये भी आपको याद है जी। प्रॉफिट मैंने
कैसे कैलकुलेट किया था, मैं फिर से लेके चलता हूँ जी आपके लिए। ये देखें जी, ये उसने बताया हुआ था कि सेल जो टोटल थी 1650 की, 1500 प्लस 150, ये 20% मार्जिन पर बिकती है, इसलिए प्रॉफिट तो सीधा सीधा मैंने इसका 20% लेके निकाल दिया था। तो वो भी आपको नजर आ रहा है आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड पर, राइट जी। ये 330 रुपए जी। नेक्स्ट आ जाए जी, एक्सपेंडिचर में आ जाए। सैलरीज देखें, सैलरीज याद है जी आपको, 1000 रुपया दी हुई थी, उसमें से उसने कहा था 10 रुपये एडवांस में हमने एम्प्लॉय को दी थी, वो निकाल दी। और 99 रुपये आपको याद है जी, बाकी कितना बच गया था, 10 माइनस 1000 माइनस 10, 990। और दिसंबर की सैलरी जो रह गई थी वो उसमें ऐड कर दी, तो सैलरी हमारी टोटल ये बन जाएगी। तो सैलरीज माइनस एडवांस प्लस जो पेएबल है, ये हमने याद है जी, ऊपर मैंने पीछे आपको बताया कैसे कैलकुलेट हुई थी। इसे ही हम अपनी लायबिलिटी भी शो करेंगे क्योंकि ये पेएबल है, दिसंबर की सैलरी। रेंट के बारे में भी उसने कहा था जी, टोटल 3600 का रेंट पे किया गया, लेकिन ये 3 साल के लिए। तो इस 3 साल को वो हमने, वैसे मैंने पीछे भी कैलकुलेट करके बताया था, 3600 डिवाइडेड बाय 3, ये 1 साल का आपके पास रेंट आ जाएगा। इसमें से 11 माह का जो हमारे से रिलेटेड है। इसका दूसरा तरीका ये है, 3636 माह का रेंट है, इसका मतलब है 3600 डिवाइडेड बाय 36, 100 रुपया पर मंथ है। इस माह में मेरे कितने थे, इस साल में 11 माह मैंने यूज किया, तो फरवरी से दिसंबर तक, तो मेरा इस साल का जो होगा कितना होगा एक्सपेंस, 1100 रुपये। और बाकी जो है, जो बाकी बचेगा 2500, वो मैंने बताया था उसमें से 12 माह का जो है वो करंट लायबिलिटी में जाएगा, और सॉरी करंट एसेट में जाएगा। और जो नेक्स्ट 12 माह है जो बाकी बच जाएगा वो नॉन करंट एसेट में नजर आएगा आपको। अगर मैं ये दिखाना चाहूँ आपको, अभी देखना चाहते हैं, ये देखिए आपको प्रीपेड रेंट नजर आ रहा है नॉन करंट एसेट में, जो बाकी बच गया था 3600, उसमें से 1100 रुपया आपने एक्सपेंस कर लिया, 1200 जो है वो करंट पोर्शन है, वो करंट एसेट में नजर आता होगा, और बाकी जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए करंट पोर्शन में भी प्रीपेड इंश्योरेंस नजर आ रहा है आपको 1200। तो 3600 में से 1200 करंट एसेट है, 1300 नॉन करंट एसेट है, और बाकी जो बच गया 1100 वो हमने इस साल में यूज कर लिया जी, राइट जी। नेक्स्ट कम्स यूटिलिटीज। यूटिलिटीज के बारे में भी आपको याद है जी, उसने कहा था 570 रुपए की यूटिलिटीज नजर आ रही हैं, उसमें से उसने कहा जी 20 रुपए जो है वो हमने डिपॉजिट दिया हुआ है, वो डिपॉजिट जो है वो आपको नजर आएगा, वो हमारा एसेट है, वो यहाँ से निकल जाएगा। और 55 रुपए कहता था अभी भी यूटिलिटीज पेएबल है, वो आपको पता है कैसे निकली थी जी, 570 माइनस 20, 550 डिवाइडेड बाय 10, तो जो दिसंबर की हमारी यूटिलिटी का एक्सपेंस था वो निकल आया था, वो हमने ऐड कर दिया। तो ये जो 20 रुपए डिपॉजिट है ये नॉन करंट एसेट में नजर आएगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए दिया होता है आपने, लंबे अरसे के लिए। और ये जो 55 है ये करंट लायबिलिटी में नजर आएगा। अगर मैं साथ साथ दिखाना चाहूँ तो ये देख लें बेशक, ये देखें जी, करंट नॉन करंट एसेट में ये 20 रुपए आपको नजर आ रहे हैं डिपॉजिट, और जो 55 रुपए है ये आपको नॉन करंट लायबिलिटी में नजर आएंगे, सॉरी करंट लायबिलिटी में नजर आएंगे नीचे जाकर। ये देखें ये यूटिलिटी पेएबल आपकी 55 रुपए, राइट जी, ये भी हो गया जी। नेक्स्ट कम्स जी इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भी पता होगा जी आपको, 120 रुपए की इंश्योरेंस उसने कहा था, उसने कहा था ये इंश्योरेंस 120 रुपए की 12 माह के लिए, यानी पूरे साल के लिए। इसका मतलब है एक माह की जो एक्स्ट्रा थी वो मैं निकाल दूंगा, तो मेरा एक्सपेंस कितना हुआ 110, और ये 10 रुपए आपको कहाँ नजर आएंगे, प्रीपेड एसेट के तौर पर नजर आएंगे जी। नेक्स्ट कम्स जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में भी आपको याद है जी, 275 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस नजर आ रहा था। उसने कहा जी 100 रुपया इसमें से शेड बनाने के लिए दिया होगा, ये 100 रुपया आपको नजर आएगा नीचे नॉन करंट एसेट में, ये इधर से निकल जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है। और जो 7 रुपया का था जी अभी आउटस्टैंडिंग था, उसने क्वेश्चन में बताया हुआ था नीचे एडजस्टमेंट में तो 275 में से 100 रुपया निकाल देंगे, और साथ जो अभी भी पेएबल था वो ऐड कर देंगे, ये एज करंट लायबिलिटी चला जाएगा, और ये एज नॉन करंट एसेट नजर आएगा आपको जी, राइट जी। ये डेप्रिसिएशन आ गई, डेप्रिसिएशन तो दोनों 11 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि डोंट फॉरगेट 1 फरवरी को खरीदा था आपने एसेट,
10%, 11 माह का। 1500 जो वैन थी, 20% प्रोसेसिंग का डिप्रिशिएट करेंगे 11 माह के लिए। तो एक्सपेंसेस आ गए जी। नीचे आ जाए जी, नॉन करंट एसेट भी हमने वैसे तो काफी डिस्कस कर लिए। ये देखें जी, 1200 की वैन, 110 की डिप्रिसिएशन माइनस करके बाहर लिख दें, और वैन 1500 की 275 इसकी डिप्रिसिएशन माइनस करके बाहर लिख दें। एडवांस फॉर लैंड 65,000 रुपए का, ये हमने उसने बताया होगा जी, वो हमने लिख दिया इधर, ऊपर बताया था ना उसने। राइट जी, प्रीपेड रेंट जो है, प्रीपेड रेंट देखें जी, ये भी मैंने अभी आपको अभी डिस्कस किया। 3600 का जो नॉन करंट पोर्शन था वो मैं इधर लिख दिया। नॉन करंट पोर्शन पीछे मैंने निकालना सिखाया आपको कि चूंकि ये 3 साल के लिए था, 3 साल में से इस साल की एक्सपेंस निकाल दिया, अगले साल का जो करंट एसेट है वो भी निकाल दिया, तो बाकी जो होगा वो नॉन करंट होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 20 रुपए का मैंने बताया था जी, जो यूटिलिटी के लिए पे किया हुआ है, ये भी नॉन करंट एसेट है, इधर लिखते जाते हैं साथ। हमने एक्सपेंस में से निकाल दिया था, एसेट बना लिया। एडवांस फॉर पार्किंग शेड 100 रुपए का, ये भी मैंने बताया था, ये भी हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस से निकाल दिया था, और इसको हमने अपना एसेट बना लिया। नॉन करंट एसेट इसलिए क्योंकि ये शेड के लिए, और शेड हमारा नॉन करंट एसेट। नीचे करंट एसेट्स आ जाए जी, बैलेंस शीट की नेक्स्ट चीज जो है करंट एसेट है। करंट एसेट्स में ये मैंने स्टॉक आपको निकाल के बताया था कि स्टॉक कैसे निकला था। स्टॉक अगर आप फिर से आप देखना चाहते हैं कैसे निकला था, तो मैं आपको ले चलता हूं जी। ये देखिए, मैंने ये स्टॉक निकालना आपको सिखाया था, ये गिवन नहीं था, सेल गिवन थी और प्रॉफिट मार्जिन गिवन था। हमने इससे कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ली। कॉस्ट ऑफ सेल का हमें पता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है, ये परचेजेस का कितने परसेंट था, 75%। तो मैंने परचेजेस और ये दोनों निकाल लिए। इसका जो दरमियानी डिफरेंस था वो क्या था हमारे लिए जी, वो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक था। तो ये भी मैंने पीछे पूरा वीडियो के शुरू में बताया कैसे निकला था। अगर ना समझ लगे तो वीडियो के शुरू में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक इसके लिए हमने निकाला था, ताकि हम इसे करंट एसेट में शो कर सकें। ठीक हो गया जी। तो ये 440 प्रीपेड रेंट, ये मैं आप काफी दफा बता चुका, करंट पोर्शन इधर आ गया। प्रीपेड इंश्योरेंस 120 में से जाहिर है जी 11 माह एक्सपेंस हो गया था, और बाकी इधर आ गया। एडवांस सैलरी जो हमने दी थी वो भी मैंने बताया था, 10 रुपए हमारा एसेट होगा, क्योंकि बिजनेस ने एडवांस दिया किसी को, हमने सैलरीज में से निकाल दिया था, और इधर लिखेंगे। इसे प्रीपेड सैलरी भी कहते हैं। रिसीवेबल फॉर बेवरेजेस जो है, ये भी मैंने आपको बताया था जी, बेवरेजेस के लिए जो रिसीवेबल है, वो जो 150 रुपए का उसने कहा था ना, ये हमने सेल में भी ऐड किया ना। आपको याद होगा जी, सेल हमारी 1500 थी, उसने कहा जी 150 रुपए की सेल हमने अभी रिकॉर्ड नहीं की। तो 150 रुपए की जो सेल अभी रिकॉर्ड नहीं हुई, सेल सेल में चली जाएगी, रिसीवेबल रिसीवेबल में आ जाएगी। इसकी एंट्री होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। सेल्स में ये 150 रुपए ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी इसको शो करेंगे। ये एक नया पॉइंट था, इसको भी नोट कर लीजिएगा जी। और बैंक का उसने ऊपर बताया हुआ रिसीट एंड पेमेंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा जी। नेक्स्ट कम्स जी नेट एसेट्स। नेट एसेट्स उसने दिए हुए हैं जी, शुरू में बताया कि इतने से हमने बिजनेस शुरू किया जी, जनरल फंड्स इतने क्या है, इसमें ऐड क्या कर दे जाएंगे, जो सरप्लस आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वो इसमें ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास उसका नेट एसेट्स का टोटल आ जाएगा जी। नॉन करंट लायबिलिटीज में ये सब्सक्रिप्शन हमने कैलकुलेट कर ली थी, ये भी मैंने आपको ऊपर पूरा बताया जी। सब्सक्रिप्शन का जो नॉन करंट पोर्शन है वो यहाँ पर आएगा, राइट जी। नॉन करंट लायबिलिटी, इसका जो करंट पोर्शन है वो जाहिर आगे करंट लायबिलिटी में यहाँ पर नजर आएगा, राइट जी। ये भी मैंने ऊपर पूरा कैलकुलेट करना सिखाया सब्सक्रिप्शन में। तो उसका फिर जो तुमके 3 साल की पे किया ना हमने, तो 3 साल में से इस साल का निकाल के हमने अपनी इनकम बना ली, जो उससे अगले साल है वो करंट लायबिलिटी में चली जाएगी, जो बाकी बच जाएगी वो सारी नॉन करंट लायबिलिटी में होगी। इसी तरह जी सैलरीज पेएबल 99 की, ये भी अब बार बार बता रहा हूँ। 99 कैसे निकली ये उसने बताया भी हुआ सामने। यूटिलिटीज पेएबल जो 1 साल दिसंबर की रहती थी वो भी हमने लिख दी, ये उसने खुद दी हुई थी पेएबल, ये भी हमने लिख ली। पेएबल फॉर बेवरेजेस मैंने आपको कैलकुलेट करने सिखाए थे, मैंने कहा था 1760 रुपए की हमारी परचेजेस हैं, जबकि कैश में हमें 1367 की सिर्फ नजर आ रही है, तो इसका मतलब है बाकी जो है वो क्या है, वो पेएबल होंगी। ये भी मैंने कैलकुलेट करनी सिखाई थी नीचे। ठीक हो गया जी, दैट्स इट जी। तो हमने टोटल जो एक एक चीज है वो मैंने सारी आपको कैलकुलेट करनी सिखाई। आई होप अगर आप इसे खुद करने की कोशिश करेंगे तो अब ये इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। दैट्स इट जी। अगर इसमें कोई मसला हो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।